नमस्कार, मैं सुबोध मंडल आज आप लोगों के सामने विद्यापति पदावली जो डॉक्टर नरेंद्र झा द्वारा संपादित है उसका 10वां पद व्याख्या के लिए, विश्लेषण के लिए लेकर उपस्थित हुआ हूँ। 10वां पद जो है वह इस प्रकार है। माधव की कहब सुंदरी रूपे, माधव की कहब सुंदरी रूपे, कतेक जतन बिहि आन समारल, देखली नयन स्वरूपे। पल्लव राज चरण जुग शोभित, गति गजराजक बहाने। कनक कदली पर सिंह समारल, तापर मेरु समाने। मेरु ऊपर दुई कमल फुलायल, नाल बिना रुचि पाई। मणि में हार धार मह सुरसरी, तै नहीं कमल सुखाई। अधर बिंब सन दसन दारिम बिजु, रवि शशि उगथिक पासे। राहु दूरी बसु नियरो न आवथी, तै नहीं करथी गरासे। सारंग नयन वयन पुन सारंग, सारंग तसु समधाने। सारंग ऊपर उगल 10 सारंग, केली करथी मधुपाने। भनई विद्यापति सुन बर यौवती, एहन जगत नहीं जाने। राजा शिव सिंह रूप नारायण, लक्ष्मा देई प्रतिभाने। यह पद है और यह गेय पद है, गाए जाने योग्य पद है। गाए जाने योग्य पद के विषय में मैंने अच्छी तरह समझा दिया है और इस पद में माधव जो हैं, श्री कृष्ण जो हैं नायक हैं और स्पष्टतः नायिका जो हैं राधा हैं और नायिका की सखी सहेली अथवा दूती नायक से, श्री कृष्ण से नायिका राधा के अपूर्व अनिंद्य अद्भुत रूप सौंदर्य का वर्णन करती है और नायक के हृदय में नायिका के लिए प्रेम और अनुराग तथा आकर्षण को उत्पन्न करना चाहती है। पद को समझने के पहले यह मैथिली भाषा में रचित पद है, श्रृंगारिक पद है, श्रृंगार के वर्णन से संबंधित पद है। हम इस पद के कुछ कठिन शब्दों के अर्थ को समझ लें और जान लें। माधव संबोधन में है, हे श्री कृष्ण, हे नायक। की मतलब क्या, कहब मतलब कहूँ, सुंदरी रूपे, सुंदरी के नायिका के रूप के विषय में, सौंदर्य के विषय में। कतेक मतलब कितना, जतन यत्न चेष्टा प्रयास प्रयत्न कोशिश और बिहि, बिहि मतलब विधि, विधि मतलब ब्रह्मा, ब्रह्मा मतलब निर्माता। आन
लाकर समारल, संवारा, रचा, बनाया, सुसज्जित किया। देखली, देखा, नयन, अपनी आँखों से, स्वरूपे, उसका अद्भुत रूप सौंदर्य, पल्लव राज कमल, चरण युग, दोनों चरण शोभित सुंदर हैं। गति, गजराजक भाने, गति मतलब चाल, गजराजक, गजराज, ऐरावत, भान प्रतीत होता है। कनक कदली, कनक सोना, कदली मतलब केले का पौधा। केले का पौधा और वह भी स्वर्ण कांति से युक्त केले का पौधा। नायिका राधा की जांघ की सुंदरता का वर्णन, जांघों की सुंदरता का वर्णन विद्यापति कनक कदली से कर रहे हैं। सुडौल और बिल्कुल सुंदर और सोने के रंग के समान। और सिंह जो है उपमान है, और सिंह की कमर के समान। नायिका की कमर पतली है, ये नहीं कि सिंह के समान नायिका की कमर पतली, सिंह की कमर के समान। मैंने पिछले वर्ग में इस सामासिक पद को अच्छी तरह से समझाया है, यहाँ भी समझाऊंगा, तो समझना ऐसे है। समारल, संवारा, तापर मेरु समाने, मेरु छाती का उभरा हुआ भाग, मेरु यहाँ भी वही है। दुई कमल, दो उरोज, फुलायल, निर्मित किया, विकसित किया। नाल बिना, जड़ के बिना, रुचि पाई, सुशोभित होते हैं। मणि में हार, मणियों की माला, धार मतलब धारा, मह मतलब में, और सुरसरी मतलब गंगा, देव नदी। ताएं माने इसी से, ताएं माने इसी से, नहीं मतलब नहीं। कमल सुखाई, कमल सूखता नहीं है। अधर, अधर निम्नोष्ठ को कहते हैं, नीचे के ओष्ठ को, निचले ओठ को, होठ को अधर कहते हैं। और बिंब, बिंब को बिहार के लोग तो समझ सकते हैं, मिथिला के तो और भी समझेंगे, लेकिन बिहार के बाहर समझाने के लिए मैं यह बताना चाहूँगा कि धारीदार परवल जो होता है, धारीदार पटल, या फिर कुंदरी, उसी के जैसा एक सब्जी
होती है, उसी के जैसी एक सब्जी होती है जिसको हम लोग तिलकोर कहते, तिलकोर या तिलकोरा। आप कुंदरी की कल्पना कीजिए, परवल की, धारीदार परवल की कल्पना कीजिए, और यह लता में तिलकोर फलता है, बिल्कुल कुंदरी के समान, धारीदार परवल के समान, उससे छोटा होता है, और पकने पर बिल्कुल लाल हो जाता है, और इसका स्वाद जो है करेले की तरह होता है, बिल्कुल तिक्त स्वाद होता है, तीता स्वाद होता है। लेकिन यह औषधीय सब्जी है, और तिलकोर का जो पत्ता होता है तो इसका जो है बहुत अच्छी तरह से सालन बनता है, सब्जी बनती है, और अनेक प्रकार से इसका उपयोग किया जाता है। तिलकोरे का भी सब्जी के रूप में उपयोग किया जाता है, और यह डायबिटीज आदि के लिए बहुत ही उपयोगी माना जाता है। तो यह बताया, निचला ओठ जो है वह बिंब, उसी को बिंब कहते हैं, और बिल्कुल ही लाल हो जाता है, रक्त के समान लाल हो जाता है, ब्लड के समान, खून के समान लाल हो जाता है। तो वैसा जो है ओठ है, निचला ओठ बिंब के समान। सन मतलब समान, दसन मतलब दांत, दारिम बीजू अनार के बीज के समान, दारिम बीजू अनार के बीज के समान। रवि, ललाट पर सिंदूर की जो बिंदी है वह रवि है, ललाट पर सिंदूर की जो बिंदी है वह रवि है, और नायिका का मुख जो है वह शशि है, चंद्रमा है, चंद्रमा के समान। उगथिक पासे, दोनों ही पास पास उगे हुए हैं, रवि और शशि दोनों ही पास पास उगे हुए। राहु जानते हैं, राहु और केतु ग्रह जो कभी सूर्य को ग्रसता है, कभी चंद्रमा को ग्रसता है, जिसके कारण सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण लगता है। हालांकि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण जो है वह भौतिक वैज्ञानिक घटना है, यह ध्यान में रखना है, लेकिन लोग अभी भी इस तरह का विश्वास रखते हैं। तो राहु से तात्पर्य जो है नायिका के केश से है, सिर के बाल से। दूरी बसु, दूर बसा हुआ है राहु, नियरो ना आवथी, निकट नहीं आता है। तय नहीं, इसी से, करथी गरा से, ग्रास ग्रहण निगलता नहीं है। और यहाँ कई सारंग हैं, सभी सारंगों के अर्थों को जानने की आवश्यकता है। सारंग नयन, तो सारंग से यहाँ हिरण का अर्थ है, हरिण का अर्थ है। नयन के साथ युक्त होने से सारंग का अर्थ हिरण है, हरिण। वयन पुन सारंग, और वचन से संदर्भित होने के कारण यहाँ सारंग का अर्थ कोकिल है।
सारंग तसु समधाने, और समधान का अर्थ कटाक्ष है। समधाने का अर्थ संधान है, लक्ष्य भेदन है, कटाक्ष है, जिसको आंख मारना भी कहते हैं कटाक्ष को। अक्ष मतलब आंख, उसको कट कर देना, कटाक्ष, कट जोड़ अक्ष, कटाक्ष। ये समधाने जो है कटाक्ष है। तसु मतलब उसका, नायिका का। कटाक्ष जो है वह सारंग। तो सारंग मतलब कामदेव के पंचबाण की तरह मारक है, असर करने वाला है, प्रभावकारी है। तो सारंग का अर्थ हुआ पंचबाण, पुष्पबाण, कामदेव का अस्त्र। और सारंग ऊपर उगल 10 सारंग, और यहाँ सारंग जो है यह ललाट का अर्थ देता है। यहाँ सारंग मतलब ललाट। सारंग नयन के साथ हिरण, हरिण, वचन के साथ कोकिल, और लक्ष्य भेदन के साथ पुष्पबाण, पंचबाण, कामदेव का बाण। और यहाँ सारंग ललाट, माथा, भाल। और यहाँ सारंग का अर्थ है लट। बाले के घुंघराले जो हैं रूप को लट कहते हैं। कुंचित बालों के 10 लट जो हैं उसके ऊपर हैं। केली मतलब क्रीड़ा, करथी कर रहे हैं, मधुपाने, मधुपान करते हुए। भनई, भणिता है, बार बार कहता हूँ, विद्यापति कहते हैं सुन बर यौवती। सुन बर, बर को यहाँ समझना है। बर में श्लेष अलंकार है। बर मतलब वर, दूती या सखी या सहेली किसको कह रही है? माधव को संबोधित करके सारी बातें कह रही है। तो यहाँ विद्यापति कहते हैं कि हे वर, हे श्रेष्ठ, हे कृष्ण, हे माधव सुने। और यौवती, युवती, नायिका, राधा, सुंदरी। यौवती मतलब युवती, सुंदरी, नायिका, राधा। तो उसके विशेषण के रूप में भी यह वर। तो वर का एक अर्थ हुआ माधव, नायक, और वर का दूसरा अर्थ होगा विशेषण युवती के लिए श्रेष्ठ युवती। तो वर में होता क्या है कि लोग घसीट मारते हैं, लपेटा मारकर पढ़ाते हैं। तो विश्लेषण करना आवश्यक है, समझना आवश्यक है, क्योंकि यह गंभीर पद है, महत्वपूर्ण पद है। और आप सब गंभीर विद्यार्थी हैं और महत्वपूर्ण कार्य के लिए अध्ययन कर रहे हैं, महत्वपूर्ण उद्देश्य के लिए, लक्ष्य के लिए अध्ययन कर रहे हैं। इसलिए एक एक चीज़ को भली भांति जानना आपके लिए बहुत ही आवश्यक है। और एहन जगत नहीं जाने कि यह इतनी सुंदर है, यह संसार नहीं जानता। राजा शिव सिंह रूप नारायण लक्ष्मा देई प्रतिभाने। और राजा जो शिव सिंह हैं, जो विद्यापति के आश्रयदाता हैं, और बार बार बता रहा हूँ, शिव सिंह को विद्यापति ने कृष्ण के समान और लक्ष्मा या लक्ष्मा देवी को राधा के समान माना है।
और शिव सिंह की उपाधि रूप नारायण थी। इन दोनों को देई मतलब देवी, यह लक्ष्मा देवी के साथ जुड़ा हुआ है। उपाधि है लक्ष्मा देवी की देई। प्रतिभान है, उनको भी भान है, थोड़ा थोड़ा ज्ञान है। यह है। तो अब देखें इस पद का अर्थ। माधव की कहब सुंदरी रूपे। हे माधव, सुंदरी के रूप के विषय में आपसे क्या कहूँ। कतेक जतन बिहि आन समारल, देखली नयन स्वरूपे। जब मैंने उसको अपनी आँखों से देखा, जब मैंने उसके सौंदर्य को, स्वरूप, उसके सौंदर्य को अपनी आँखों से देखा, तब मुझे अनुभूत हुआ, मुझे अनुभूति हुई कि ब्रह्मा ने, विधाता ने, निर्माता ने कितने यत्न से और कितनी कितनी चीजें आन लाकर उसको संवारा, उसको सजाया, उसको बनाया। पल्लवराज चरण जुग शोभित। उसके जुग मतलब दो जोड़ा पैर, चरण मतलब पैर। उसके दोनों पैर कमल के समान शोभित हैं, सुंदर हैं। नायिका के, सुंदरी के, राधा के दोनों चरण पल्लवराज के समान, कमल के समान, अरविंद के समान सुंदर हैं, शोभित हैं। गति और उसकी चाल जो है वह गजराज की चाल के समान प्रतीत होती। यह नहीं कहेंगे कि नायिका की चाल गजराज के समान है। अब गजराज को देखिए या नायिका की चाल को देखिए, कोई संगति नहीं है। तो बताया, पहले भी बताया, ये समस्त पद है और इसका विश्लेषण है, इसका व्यास, इसका विग्रह इस प्रकार करना पड़ेगा, तब अर्थ की संगति बैठेगी, रूप की भी संगति बैठेगी, स्थिति की भी संगति बैठेगी। गति, नायिका की चाल जो है वह श्रेष्ठ हाथी ऐरावत की चाल के समान भाने प्रतीत होती है। नायिका की चाल ऐरावत की चाल की तरह मस्ती भरी है। कनक कदली पर सिंह समारल। नायिका के पैर जो हैं, जांघें जो हैं, सोने के केले के पौधों के समान हैं। दो पैर होंगे, इसीलिए नायिका के पैर जो हैं सोने के केले के पौधों के समान हैं। और जिस पर विधाता ने क्या किया, सिंह को बिठाया, अर्थात उस पर सिंह की कमर के समान पतली कमर, क्षीण कटी
यह देखिए क्षीण कटी, कटी मतलब कमर, क्षीण मतलब पतली, उसी की पतली कमर के समान नायिका की पतली कमर बनाई, लचीली कमर बनाई, लोचदार कमर बनाई। यह ध्यान में रखना है। केवल कमर के पतलेपन से नहीं, लचीलेपन से भी यहाँ अर्थ लेना पड़ेगा। तापर मेरु समाने, और फिर कमर के ऊपर, क्षीण कमर के ऊपर, पतली कमर के ऊपर क्या किया कि छाती का उभरा हुआ भाग, तापर मतलब उस पर छाती का उभरा हुआ भाग, और दोनों भाग, एक भाग नहीं दोनों भाग समान रूप से बनाया, असमान नहीं बना दिया। मेरु ऊपर और छाती के दो उभरे हुए समान भागों के ऊपर दुई कमल फुलायल, दो उरोजों को विकसित किया, स्थापित किया। और ये दोनों कमल जो हैं नाल बिना रुचि पाई, नाल के बिना हैं, जड़ के बिना हैं, और तब पर भी सुंदर प्रतीत होते हैं, सुशोभित हो रहे ये दोनों कमल। मणि में हार, और नायिका ने मणियों का जो हार पहन रखा है, मणियों की जो माला पहन रखी है, बिल्कुल श्वेत मणियों की माला जो नायिका ने पहन रखी है, तो वह जो है सुरसरी गंगा की धारा के समान। तय नहीं कमल सुखाई, और यही कारण है, तय मन इसी से, तय मतलब इसी से, यही कारण है कि कमल नाल बिना होते हुए भी सुशोभित हो रहा है और सूख नहीं पा रहा है, सूखता नहीं है। नाल बिना कमल रहने पर सूख जाएंगे कमल, लेकिन क्या कारण है कि कमल नहीं सूख पा रहे हैं कि नायिका ने जो मणियों का हार पहन रखा है, मणियों की माला पहन रखी है, श्वेत मणियों की, सफ़ेद मणियों की जो माला पहन रखी है, वह सुरसरी की धारा के समान है, देव नदी की धारा के समान है, गंगा की धारा के समान है, और इस धारा से दोनों कमलों को जल मिल रहा है, और इसी कारण तय नहीं, इसी कारण कमल सुखाई, कमल सूख नहीं पा रहे हैं दोनों कमल। और अधर बिंब, अधर जो है नायिका के, वह रक्त के समान लाल है। यह ध्यान में रखना। सन मतलब समान, अधर तिलकोर बताया, पके हुए बिल्कुल लाल लाल तिलकोर के समान हैं अधर। ये ऐसे बना लीजिए और इसको बिल्कुल लाल कर दीजिए, तो काला करने से बात नहीं बनेगी, लाल कर लीजिए तो आप अच्छा बना सकते हैं। इसी के समान जो है नायिका के निम्नोष्ठ हैं, निचले ओठ हैं, बिंब के समान हैं, पके हुए लाल लाल तिलकोरे के समान हैं। और दशन दारिम बीजू, दशन मतलब दशन बताया, दशन दांत किसके बीज के समान हैं? अनार के दानों के समान हैं, अनार के बीज के समान हैं।
रवि शशि उगथिक पासे, सिंदूर की बिंदी, सिंदूर की बिंदी, लाल सिंदूर की बिंदी जो नायिका के ललाट पर है, और शशि जो नायिका का मुखमंडल है, चेहरा है, मुख है। उगथिक पासे, दोनों पास पास उगे हुए। सूर्य और चंद्रमा पास पास उगे हुए हैं। नायिका के ललाट पर सिंदूर की बिंदी और चेहरा दोनों पास पास हैं। राहु दूरी बसु, और राहु जो है नायिका के घने काले घुंघराले बाल जो हैं बिल्कुल रवि और शशि से दूर हैं, बसु अवस्थित हैं। राहु दूरी बसु, घने काले घुंघराले बाल जो हैं दूर में अवस्थित हैं, बसे हैं। नियरो न आवथी, निकट नहीं आ पाते। तय नहीं करथी गरा से, इसी कारण से राहु जो है रवि को और शशि को निगल नहीं पाता है, ग्रास नहीं बना पाता है, ग्रस नहीं पाता है। इसका सीधा सा अर्थ हुआ कि नायिका के बाल जो हैं ऊपर ही हैं, जिसके कारण से माथे पर की लाल सिंदूर की बिंदी जो है वह ढकी हुई नहीं है बालों के द्वारा। बाल इस बिंदी को ढक नहीं पाते हैं, और शशि मतलब मुख जो है नायिका का वह भी बालों से ढका हुआ नहीं है। बिल्कुल बाल जो है इस तरह से हैं कि बिंदी को और चेहरे को उजागर होने से, प्रकट होने से, दिखने से रोक नहीं पा रहे हैं। बता दिया। अब आइए यहाँ सारंग नयन, नायिका की जो आँखें हैं हरिण की आँखों के समान। ये नहीं कि नायिका की आँखें हरिण के समान, नायिका की आँखें हरिण की आँखों के समान बड़ी बड़ी, सुंदर, आकर्षक, कांति युक्त और चमकदार हैं। वयन पुन सारंग, वचन, वयन मतलब वचन, वचन का ही अभ्रंश रूप है वयन। पुन, और पुन मतलब और, वचन जो है नायिका का, बोली जो है नायिका की, वह कोकिल की बोली के समान मीठी है। नायिका की बोली कोकिल के समान नहीं, नायिका की बोली कोकिल की बोली के समान मीठी है। सारंग तसु समधाने, और उसका संधान जो है, उसका लक्ष्य जो है, तसु मतलब तस्य, उसका, तस्या स्त्रीलिंग के लिए, तो उसका संधान जो है, संधान जो है, लक्ष्य जो है, कटाक्ष जो है, वह जो है कामदेव के पंचबाण की तरह है, पुष्पबाण की तरह, कि एक बार वह किसी पर कटाक्ष कर देती है तो वह बिल्कुल ही मूर्छित, मोहित और आकर्षित हो जाता है। नायिका के प्रति आकर्षण से वह कदापि 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 नहीं बच सकता है। यह बताया। सारंग ऊपर और ललाट के ऊपर, उगल 10 सारंग, तो ललाट के ऊपर, सारंग ऊपर, ललाट के ऊपर नायिका के बालों की, काले घने घुंघराले बालों की 10 लटें लटकी हुई हैं। 10 सारंग काले
घने घुंघराले बालों की 10 लटें लटकी हुई हैं, और इस प्रकार लटकी हुई हैं कि बिंदी को नहीं ढक पाए। इस तरह से यहाँ बता दिया है विद्यापति ने। तो ऐसे समझना है कि लटकी हुई हैं। और केली करथि मधु पाने, और जो नायिका का चेहरा है, मुख है, वह चंद्रमा के समान, कमल के समान। तो जैसे भ्रमर जो है मधुपान करते हुए क्रीड़ा करता है, खेली मतलब क्रीड़ा, जैसे भ्रमर जो है मधुपान करते हुए क्रीड़ा करता है, तो उसी तरह से नायिका के काले घने घुंघराले बालों की 10 लटें जो हैं उसके मुख रूपी कमल के साथ खेल रही हैं, क्रीड़ा कर रही हैं। भनई विद्यापति, विद्यापति भनई, विद्यापति भणति, विद्यापति कहते हैं। सुन बर यौवती, विद्यापति कहते हैं हे कृष्ण, हे वर, सुने, आप सुनिए, बताया। और वह श्रेष्ठ युवती है, कोई साधारण युवती नहीं। राधा नायिका सुंदरी कोई साधारण युवती नहीं है, श्रेष्ठ युवती। हे वर, हे श्री कृष्ण, हे नायक सुने, विद्यापति कहते हैं हे श्री कृष्ण, हे वर, हे नायक आप सुने। वह युवती जो है वह श्रेष्ठ है, एहन जगत नहीं जाने, और ऐसी युवती दूसरी संसार में नहीं जानी गई है। यानी एहन जगत नहीं जाने, ऐसी कोई युवती दूसरी संसार में नहीं जानी गई है। अर्थात यह संपूर्ण समस्त संसार में अद्वितीय सुंदरी है। ऐसा वर्णन कविवर विद्यापति करते हैं। राजा शिव सिंह रूप नारायण, राजा मिथिलापति शिव सिंह जो विद्यापति के आश्रयदाता, सबसे अधिक विद्यापति का मान सम्मान करने वाले, इनके मित्र भी, जिनकी उपाधि रूप नारायण है, और लक्ष्मा देवी जिनकी धर्मपत्नी हैं। प्रतिभा ने ये दोनों इस तथ्य को जानते हैं। तो राजा शिव सिंह हैं जिनकी उपाधि रूप नारायण है, लक्ष्मा देवी या लक्ष्मा देवी जिनकी पत्नी हैं, ये दोनों ही इस तथ्य को भली भांति जानते हैं। दोनों को यह भान है, दोनों को ऐसा ही प्रतीत होता है, दोनों की ऐसी ही प्रतीति है, दोनों का ऐसा ही विश्वास है कि यह सुंदरी जो है, जिसका रूप जो है अपूर्व है, संसार में अद्वितीय है, ऐसी दूसरी सुंदरी कोई नहीं है। तो यह जो है सब कथन जो है, बात जो है, दूती या सखी या सहेली कृष्ण से कहती है, और उनके हृदय में, मन में राधा के प्रति, नायिका के प्रति प्रेम और आकर्षण को उत्पन्न करना चाहती है। बहुत बहुत धन्यवाद।